नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग 22 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसके पहले 4 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए गए हैं सीटेट एसएसटी के। यदि आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए इस चैनल के माध्यम से। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेहतर कर पाएंगे एग्जाम में। और प्रैक्टिस आप करिए, वो भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आप प्रैक्टिस करना है, ना कि आपको क्वेश्चंस के आंसर को रटते हुए प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है। अभिकथन ये दिया गया है यहाँ पर, भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। कारण आर है यहाँ पर, भारत उष्णकटिबंध में अवस्थित है। तो यहाँ पर आपको सही आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। भारतीय उपमहाद्वीप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। भारत में अधिकांश वर्षा मानसूनी पवनों के द्वारा होती है। भारत में मानसून जून के महीने में प्रवेश करता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्का पिंड के बारे में सही है? ऑप्शन फर्स्ट है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। सेकेंड ऑप्शन है, ये केवल मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। थर्ड है, इनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इनके आधार को भू भाग कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। कभी कभी उल्कापिंड गति करते करते पृथ्वी की ओर भी चले आते हैं और पृथ्वी पर गिर जाते हैं। पृथ्वी पर गिरते समय आग के गोले जैसी आकृति दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सा महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन फर्स्ट है हिंद महासागर, ऑप्शन सेकेंड है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन थर्ड है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन फोर है दक्षिणी महासागर। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है और इसी बेरिंग जल संधि द्वारा एशिया और उत्तरी अमेरिका अलास्का एक दूसरे से अलग होते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर वनस्पति की पहचान करें। ऑप्शन ए है, ये वनस्पति खारे पानी में जीवित रह सकती हैं। ऑप्शन बी है, ये अंडमान और निकोबार के द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार की वनस्पति की महत्वपूर्ण प्रजाति है। ऑप्शन फर्स्ट है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, मैंग्रोव वन, शंकुधारी वन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन समुद्र तटों के किनारे खारे पानी तथा अर्ध खारे पानी में उगने वाले छोटे तथा झाड़ी नुमा पेड़ होते हैं और इन पेड़ों की जड़ें मिट्टी को अच्छी तरह जकड़े रहती हैं, जिससे सुनामी जैसी आपदा में बाड़े का कार्य करती हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35, जलवायु के बारे में दिए गए कथन ए और बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। कथन ए है, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। कथन बी है, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ए सही है, ए सही है, बी गलत है। जलवायु किसी स्थान विशेष पर अनेक वर्षों में मापी गई है मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 है। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंदर होती हैं? ऑप्शन फर्स्ट है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सेकेंड है समताप मंडल, ऑप्शन थर्ड है बहिर्मंडल, ऑप्शन फोर है बाह्य वायुमंडल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट क्षोभ मंडल। वायुमंडल को मुख्य रूप से 5 परतों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, पहला क्षोभ मंडल है, दूसरा समताप मंडल,
तीसरा मध्यमंडल, चौथा तापमंडल और पांचवा वायुमंडल। समस्त मौसमी घटनाएं वर्षा, कुहासा, क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, आग्नेय शैल के बारे में कथन ए, बी, सी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए दिया गया है, अवसादी शैल ताप एवं दाब के कारण आग्नेय शैल में बदल जाते हैं। ऑप्शन बी है, ये शैल पृथ्वी की परपटी और पृथ्वी की परपटी के काफी अंदर दोनों जगहों में मौजूद रहती हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शैल के उदाहरण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बी और सी यहाँ पर सही है और ए यहाँ पर कथन गलत दिया गया है दोस्तों। आग्नेय शैल पृथ्वी की परपटी पर तथा पृथ्वी के अंदर भी मौजूद होती है। यह शैल लावा उद्भेदन के परिणाम स्वरूप बनती है, जैसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अवसादी शैल जलीय तंत्रों में धीरे धीरे परत दर परत अवसादों के जमा होने से बन जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे 38, लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन का आपको चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसके दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणियां तथा उत्तर में जास्कर पर्वत स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब बनेगा। वर्तमान में लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थित है। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, इसे शीत मरुस्थल भी कहते हैं दोस्तों। यहाँ ग्रेमी हिमानी भी अवस्थित है। यह जोजिला दर्रा के माध्यम से कश्मीर घाटी से जुड़ा हुआ है। और लद्दाख की राजधानी की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी लेह है। आप लोग ध्यान रखिएगा, लेह। अगला क्वेश्चन नंबर 39, स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग निम्न में किसको जोड़ता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता। अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, दिल्ली को। कोलकाता, पुणे, दिल्ली, मुंबई। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 का यहाँ पर आंसर जो बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। स्वर्णिम चतुर्भुज भारतीय राजमार्ग से संबंधित एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो 1999 में प्रारंभ की गई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत 4 महानगरों को जोड़ने की योजना थी। यह राजमार्ग 13 राज्यों से होकर गुजरता है। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, तरंगे तब पैदा होती हैं जब समुद्री सतह पर पवन बहती है, सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, समुद्र की सतह पर पानी का तापमान बढ़ जाता है, समुद्र की सतह पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। तो तरंग तब पैदा होता है जब समुद्री सतह पर पवन बहती है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार और भाटा की घटना घटित होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 41, धात्विक खनिजों के बारे में निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। कथन ए यहाँ पर दिया गया, सभी धात्विक खनिज अलौह खनिज होते हैं। क्या ये बात सही है। कथन बी है, अभ्रक एक धात्विक खनिज का उदाहरण है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ए और बी दोनों गलत हैं। ए और बी दोनों कथन गलत हैं दोस्तों। सभी धात्विक खनिज अलौह खनिज नहीं होते हैं तथा अभ्रक धात्विक खनिज नहीं होते हैं। जिन खनिजों में धातु पाया जाता है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुएं कठोर होती हैं, इसमें अपनी एक चमक होती है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, मत्स्य तेल निर्माण उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। वनस्पति तेल उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और चर्म उद्योग यह सभी कृषि आधारित उद्योग हैं। ऐसे उद्योग जो अपने उत्पादन के लिए कच्चे माल के लिए कृषि उत्पादों पर आधारित होते हैं कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन सेकंड है ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन थर्ड है जल विद्युत, ऑप्शन 4 है बायोगैस। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड जल ऊर्जा। जल ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट 44 है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं का निष्कर्षण जिस विधि से होता है वह है, इनमें से कौन सा है? विवृत खनन है, प्रवेधन है, आखनन है, कूपकी खनन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रवेधन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, प्रवेधन विधि से इसका निष्कर्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारों साल पहले लोगों ने रेशम मार्ग सिल्क रूट की यात्रा की किस माध्यम से की? ऑप्शन है पैदल, घोड़े की सवारी, ऊंट की सवारी, बैलगाड़ी। सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी सही है। हजारों साल पहले सिल्क रूट रेशम मार्ग की यात्रा ऊंट की सवारी, घोड़े की सवारी, पैदल आदि से की जाती थी, लेकिन सिल्क रूट पर बैलगाड़ी के चलने का प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, शहरीकरण के संदर्भ में दोनों कथनों को पढ़ें। कथन ए दिया गया है, औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के कारण केवल अमीर लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर जाने लगे। कथन बी है, बहुत सी निचली जातियों के लोगों तथा गरीबों के लिए यह गांव में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, केवल बी कथन सही है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, सही मिलान करें। तो दिए गए ऑप्शंस को आपको सही मिलान करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है ईदगाह, तो ईदगाह का जो मिलान हो जाएगा खुला प्रार्थना स्थल, ऑप्शन सी से इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों। दरगाह का मिलान हो जाएगा संत का मकबरा, ऑप्शन डी से। कुल देश शेख, इसका मिलान हो जाएगा ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है, ऑप्शन ए से इसका मिलान हो जाएगा। खान का सूफी संतों के लिए विश्राम घर। तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा। फर्स्ट का सी, सेकंड का डी हो जाएगा, थर्ड का ए और फोर्थ का बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 48, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। ऑप्शन ए है, भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन यूरोपीय और अमेरिकी कपड़ा उद्योग से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ। ऑप्शन बी है, भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन ब्रिटेन में भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोपे जाने के कारण हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड ए गलत है, बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, उपनिवेशकों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चित्र और तस्वीरें बनवाई गईं ताकि ऑप्शन ए है वे उपनिवेश और वहां रहने वाले लोगों को समझ सकें, ऑप्शन बी है वे उन उपनिवेशों में अपने बिताए जीवन को याद कर सकें। सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है। यहाँ पर भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है? सामाजिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसका सही आंसर बता सकते हैं दोस्तों, क्या बनेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, केवल बी। भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहता है, लेकिन संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51 है, मिलान करें। यहाँ पर आपको मिलान करना है दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है खोंड, तो खोंड का जो मिलान हो जाएगा यहाँ पर उड़ीसा से हो जाएगा, और निशी का मिलान होगा अरुणाचल प्रदेश से, और बंजारा का मिलान हो जाएगा महाराष्ट्र से, और गढ़ी का जो मिलान हो जाएगा कुल्लू से। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। सही विकल्प की यदि हम बात करें यहाँ पर तो विकल्प सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा, फर्स्ट का बी, सेकंड का सी और थर्ड का डी और फोर्थ का ए। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 52 है, मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग डिजाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था तथा बाग इसके पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दक्षिण में था। मुगल काल के दौरान नदी तट बाग में मकबरा एक चबूतरे पर बनाया जाता था तथा बाग इसके दक्षिण में था। मुगल काल में विभिन्न शैलियों का विकास हुआ, जिसमें चार बाग शैली, नदी बाग तट शैली आदि प्रमुख हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 है, कालक्रम के अनुसार 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकारी क्रम चुनें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, तुर्की, खिलजी, तुगलक, सैयद, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। ऑप्शन ए है, मध्यकाल में शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाए गए। ऑप्शन बी है, मध्यकाल में मंदिर नृत्य, संगीत और मल्ल युद्ध जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। सही विकल्प का चयन करें।
तो क्वेश्चन नंबर 54 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ए और बी दोनों सही हैं। मध्यकाल में शासकों द्वारा अपनी आस्था और भक्ति भाव प्रकट करने के लिए विभिन्न मंदिरों का निर्माण कराया। मध्यकाल के यह मंदिर विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे, जैसे संगीत, नृत्य और मल्ल युद्ध आदि के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 55 है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञानी कहलाता है, संग्रहालय विज्ञानी कहलाता है, इतिहासकार कहलाता है, पुरातत्वविद कहलाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पुरातत्वविद कहलाता है। किसी स्थान की पुरातात्विक खुदाई के दौरान बहुत सी वस्तुएं पाई जाती हैं, जैसे आभूषण, मृद भांड, मनके, मुहरें, मृदाएं, इन सभी का विस्तृत अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन नंबर 56 है, महाजनपदों में मिलने वाले वलय कूप का उपयोग होता है, कहाँ होता है? कपड़े धोने में, सिंचाई में, कूड़ेदान के रूप में, नाली के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आपको देना है दोस्तों। क्या बनेगा यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कूड़ेदान के रूप में। महाजनपदों में मिलने वाले वलय कूप का उपयोग नाली तथा कूड़ेदान के रूप में होता है। बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल आदि। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर होगा सी और डी ऑप्शन सही यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 57, गर्भगृह है, इनमें से फर्स्ट है मंदिर के शीर्ष पर बनी एक संरचना, ऑप्शन सेकंड है मंदिर के अंदर का एक सभागार जहां लोग इकट्ठा होते थे, मंदिर के केंद्र में रखा एक छोटा महत्वपूर्ण बक्सा, एक कमरा जहां मंदिर के देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, एक कमरा जहाँ मंदिर के देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और मंदिर निर्माण के लिए भारत में मुख्यतः 3 शैलियाँ हैं, एक तो नागर शैली, दूसरा वेसर शैली, तीसरा द्रविड़ शैली। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन शब्दों का 1949 में संविधान की प्रस्तावना में भारत को संबोधित करने के लिए उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए है लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी है समाजवादी, ऑप्शन सी है गणतंत्र, ऑप्शन डी है संप्रभु। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर होगा, 1949 ईस्वी में भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को संबोधित करने के लिए संप्रभु, ध्यान रखिएगा, संप्रभु, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना इस प्रकार से शुरू की गई, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सटीक नहीं दिए गए हैं, तो यहाँ पर संप्रभु, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक जनपद पंचायत भारत के किस स्तर पर काम करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, ब्लॉक स्तर पर। एक जनपद पंचायत भारत के ब्लॉक स्तर पर काम करती है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत आते हैं। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत में काउंसिल ऑफ स्टेट्स को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से, लोकसभा के नाम से, राज्यसभा के नाम से या विधानसभा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, भारत में काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। भारत में संसद लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। यह ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तर्ज पर है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 1951 से 1952। भारत में प्रथम आम चुनाव की बात करें तो 1951 और 52 में हुए थे। और ब्रिटिश दासता से स्वतंत्रता होने के बाद भारत ने अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र यानी कि लागू किया। 25 अक्टूबर 1951 में पहले आम चुनाव की शुरुआत हुई थी। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संघीय ढांचे में विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद पर आरंभिक अधिकारिता की शक्ति प्राप्त है। जनहित याचिका यदि किसी व्यक्ति या समूह के अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसकी तरफ से कोई भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। पानी अधिकार जीवन का मौलिक अधिकार है। वैधानिक रूप से आरोपी का बचाव का अवसर दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में 2006 में लागू हुए किस कानून ने औरतों के हिंसा मुक्त घर के अधिकार को स्वीकार किया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत किस वर्ष की आयु से कम के बच्चों का किसी फैक्ट्री, खदान या किसी अन्य हानिकारक काम में रोजगार प्रतिबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार में 14 वर्ष से कम आयु बच्चों को किसी फैक्ट्री, खदान या किसी हानिकारक कार्य में संलग्न नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें जाति भेदभाव की कहानी बताते हैं का क्या नाम है? अछूत है, तिरस्कार है, पिछड़ा है, जूठन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बनेगा। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जिसमें जाति भेदभाव के संदर्भ में कहानी है। जूठन दलित साहित्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण पुस्तक आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 66 की यहाँ पर बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सरकार राज्य का एक अंग होती है। सरकार राज्य का एक अंग होती है। अनुच्छेद 12 राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याता इंटरप्रेटर कौन है? राष्ट्रपति है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका, संसद? तो इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। भारत के संविधान का अंतिम व्याख्याता न्यायपालिका है। उच्चतम न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय है। यह संविधान तथा भारत के नागरिकों के अधिकारों की व्याख्याता भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68 है, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संघवाद से क्या अर्थ है? तो संघवाद का अर्थ आपको बताना है, पूरे देश में एकात्मक प्रशासन, केंद्र सरकार के हाथ में सारे प्रशासनिक बल, देश में सरकार का एक से अधिक स्तर, देश में एक स्तरीय सरकार या प्रशासन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, देश में सरकार का एक से अधिक स्तर संघवाद का लक्षण है। संघवाद में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। यह दोहरी सरकार होती है जो एक राष्ट्रीय सरकार तथा एक क्षेत्रीय सरकार लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर लागू होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अनुसार राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैला साफ करने की प्रथा को खत्म करने के लिए अपनाई गई सरकारी नीतियां निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सूखे शौचालय का निर्माण, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर इतिहास की पाठ्यपुस्तकों को हमारे अतीत कहा गया है क्योंकि ये पाठ्यपुस्तकें चर्चा करती हैं। ऑप्शन ए है, कैसे विभिन्न स्रोतों से इतिहास को पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन बी है, कैसे इतिहास को घटनाओं और तिथियों के आधार पर समझा जा सकता है। ऑप्शन सी है, कैसे अलग अलग वर्ग और समूह के लोगों के अनुभव अलग रहे। सही विकल्प का चयन करें। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ए और सी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, पहले पालतू बनाए गए पशुओं के दावे निर्धारण में निम्नलिखित में से किन प्राथमिक स्रोतों का आप हवाला देंगे? ऑप्शन ए है पांडुलिपि का, ऑप्शन बी है लघु मूर्ति वाले खिलौने, ऑप्शन सी है गुफा चित्र, ऑप्शन डी है कब्रगाह। सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बी सी डी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73 है, निम्नलिखित संगम कविता पर ध्यान दें। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तटी घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ प्राचीन भारतीय इतिहास के किस पहलू का ये साक्ष्य प्रदान करती है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का आपको आंसर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक समुद्र तटीय व्यापार। प्रारंभिक समुद्र तटीय व्यापार के काल में भारत आयात होने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण घोड़े थे। भारत से काली मिर्च, चंदन, रत्न और सोने का निर्यात होता था। उस समय घोड़े के पैरों में नाल ठोकने का चलन नहीं था, जिससे घोड़े अधिक संख्या में मर जाते थे। नाल और जील तुर्क अपने साथ लेकर आए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उचित है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो सबसे उचित विकल्प यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। यह एक ऐसा विषय है जो सामाजिक व
राजनैतिक मुद्दों के प्रति दिलचस्पी पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 75 है यहाँ पर। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अपने स्कूल के समीप एक उद्योग की अवस्थिति के लिए निवेश और प्रक्रम का मानचित्र बनाने के लिए कहते हैं। इससे शिक्षक विद्यार्थियों के किस कौशल का मूल्यांकन कर सकते हैं? ऑप्शन ए है अन्वेषण का, ऑप्शन बी है तुलना, ऑप्शन सी है विश्लेषण। सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ए और सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 76 है। विद्यार्थियों में घरेलू सहायक डोमेस्टिक हेल्पर के प्रति समानुभूति पैदा करने व उनको संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्र योजना सबसे अधिक उचित होगी? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, छात्रों को किसी घरेलू सहायक से परिचित बनाकर उनके अनुभवों पर एक कहानी लिखने को कहना। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, घरेलू कार्य का महत्व विषय को पढ़ाते समय शिक्षक को घरेलू कार्य को दर्शाना चाहिए। ऑप्शन ए है एक ऐसा कार्य के रूप में जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, एक ऐसा कार्य के रूप में जिसे पूरा करने में कम समय की आवश्यकता है, एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में जिसे सम्मान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन डी है एक ऐसे कार्य के रूप में जो पुरुष तथा महिला दोनों द्वारा किया जा सकता है। सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77 का जो आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, सी और डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 78, एक भूगोल की कक्षा में पाठ्यपुस्तक का उत्तम उपयोग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, सोच विचार और विस्मय हेतु। अगला क्वेश्चन नंबर 79 है। एक गतिविधि के आयोजन जिसमें अपने आसपास पड़ोस के बुजुर्गों से बातचीत करते हैं तथा भूमि उपयोग के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं में विद्यार्थी किन कौशलों का विकास करते हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 79 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए, बी और सी। प्रश्न पूछना और अभिलेखन करना, सुनना और अन्वेषण करना, और परिकल्पना बनाना और विश्लेषण करना यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80 क्वेश्चन नंबर है। भक्ति और सूफी आंदोलन विषय पर पुनर्योजना बनाते समय शिक्षक को केंद्रित होना चाहिए। तो किस पर केंद्रित होना चाहिए? ऑप्शन ए है तात्कालिक समय में सामाजिक विभिन्नता के प्रचलन को चुनौती देने वाले कार्य के रूप में इन आंदोलनों के चित्रण पर भक्ति भाव को प्रदर्शित करने के रूप में गानों, कविताओं और नृत्य के महत्व पर सही विकल्प का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर होगा ए और बी दोनों यहाँ पर कथन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 81 है। कारखाना भ्रमण विषय पर परियोजना कार्य देते समय निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? ऑप्शन ए है तर्क करने के कौशल को अर्जित करना, समूह में कार्य करने के कौशल को सीखना, अन्वेषण कौशल को विकसित करना, परिकल्पना करने के कौशल को सीखना। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, बी और सी। समूह में कार्य करने के कौशल को सीखना, अन्वेषण कौशल को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे। जाति और जेंडर से जुड़े हुए द्वंद्वात्मक विषयों पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पूरी सतह से बचना चाहिए और कक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सेकंड है अनिर्णित रखा जाना चाहिए और इन पर विभिन्न आयामों से चर्चा करनी चाहिए। शिक्षक की अपनी समक्ष और विश्वास मत पर आधारित चर्चा करनी चाहिए। विद्यार्थियों की भावनाओं के अनुसार चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प जो होगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, अनिर्णित रखा जाना चाहिए और इन पर विभिन्न आयामों से चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 83 है। नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान शब्दावली में बदलाव किस उद्देश्य से किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल बी। नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान शब्दावली में बदलाव विमर्शी विकसित करने के उद्देश्य से किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 84 है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को जेंडर विमर्श से जोड़ने की संस्कृति पाठ्यपुस्तकों में किस रूप में दिखती है? तो क्वेश्चन नंबर 84 का यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इतिहास आधारित सिनेमा और तात्कालिक संदर्भों से जुड़े वृत्त चित्र का उपयोग। ऑप्शन ए है खाली समय को भरने और केवल मनोरंजन के लिए होना चाहिए। ऑप्शन बी है पाठ्यपुस्तकों के स्थान पर होना चाहिए, व्याकरण और विश्लेषण के लिए होना चाहिए, रुचि और चर्चा को पैदा करने में प्रयुक्त होना चाहिए। सही विकल्प का चयन करें। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, सी और डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। व्याकरण और विश्लेषण के लिए होना चाहिए, रुचि और चर्चा को पैदा करने में प्रयुक्त होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 86, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को केंद्रित होना चाहिए। तो किस पर होना चाहिए केंद्रित दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, केवल बी,
प्रासंगिक संकल्पनाओं को शामिल करना जिससे सामाजिक राजनीतिक यथार्थों का विश्लेषण करने की क्षमता बन सके। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे। अगला है 87। सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में प्रयुक्त पाठ्य पुस्तकों व टेक्स्ट व सामग्रियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, सुझाई गई पाठ्य पुस्तकें एकमात्र स्रोत हैं जिनका उपयोग किया जाए जो कि पाठ्यक्रम परिमित है। सुझाई गई पाठ्य पुस्तकें कई स्रोतों में से एक है जो कि हमें असीमित संदर्भों को शामिल करने की जरूरत है। पूरक सामग्रियों की व्यवस्था शिक्षकों के अनावश्यक बोझ है। सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। केवल बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब बनेगा। सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में प्रयुक्त पाठ्य पुस्तकों, टेक्स्ट व सामग्रियों के बारे में सुझाई गई पाठ्य पुस्तकें कई स्रोतों में से एक है जो कि हमें असीमित संदर्भों को शामिल करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर अगला है 88। विज्ञापन के बारे में विद्यार्थियों की समझ के निर्धारण में निम्नलिखित में से किन योजनाओं और कौशलों पर जोर देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ए और बी, ए बी और सी ऑप्शन सही जवाब बनेगा दोस्तों। विज्ञान के बारे में विद्यार्थियों की समझ के निर्धारण में आलोचनात्मक विश्लेषण, मूल्यों के संप्रेषण के संदर्भ में विद्यमान विज्ञापनों को संज्ञान में लेना, किसी विशिष्ट उद्देश्य या उत्पादन के लिए बने विज्ञापनों में सृजनात्मक तथा आलोचनात्मक अपबोध और प्रस्तुतिकरण की कैसे ये हमारी सोच और जीवन को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 89। मानचित्र विषय पर चर्चा करते समय शिक्षक को किन संकल्पनाओं पर केंद्रित होना चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 हो जाएगा। ए, सी और डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का। विद्यार्थियों में अन्वेषण कौशल और विभिन्न शिल्प केंद्रों की ऐतिहासिक समझ विकसित करने के लिए उन्हें नियत कार्य दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ए और बी ऑप्शन सही है। विद्यार्थियों में अन्वेषण कौशल और विभिन्न शिल्प केंद्रों की ऐतिहासिक समझ विस्थापित करने के लिए उन्हें इन केंद्रों को मानचित्र में इंगित करना और उनकी समकालीन अवस्थित को पहचानना और इन केंद्रों के अतीत और वर्तमान की स्थितियों के बारे में जानना और उनकी तुलना को एक रिपोर्ट के रूप में लिखना आदि नियम कार्य दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे सीटेट एसएसटी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए 60 क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।